चलिए, संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में हमने कल आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कराया और हमने ये कहा था कि इसका क्रिटिसिज्म का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको अलग से कराएंगे। तो आज हम क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करने जा रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर टारगेट पे रहता है डिफरेंट इवेंट्स के दौरान, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट किया जाता रहा है। इसके कई कारण रहे हैं अपने लेवल पर। सबसे पहला एस्पेक्ट अगर देखें तो एक दलित को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये बहुत से सेक्शंस को, बहुत से ग्रुप्स को ये चीज़ पसंद नहीं। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से प्रावधान है, माइनॉरिटी ओरिएंटेड है वो कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर भी भीमराव अंबेडकर का अपना ही एक टेक है और वो ये कहते हैं कि क्योंकि इंडिया में माइनॉरिटी ने खुद से ही खुद को मेजॉरिटी के हाथों सौंपा है, उन्होंने खुशी खुशी एक मेजॉरिटी ओरिएंटेड कंट्री में रहना पसंद किया। और वो भी मेजॉरिटी ऐसी है जो कि एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं है कि एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन जो है वो मेजॉरिटी, कम्युनल मेजॉरिटी है, एक रिलीजन के आधार पर मेजॉरिटी है। उस मेजॉरिटी के हाथों ही माइनॉरिटीज़ ने खुद को सौंपा है। तो ऐसे में माइनॉरिटीज़ को लेकर के मेजॉरिटी कभी डिस्क्रिमिनेट ना करे, ऐसा ख्याल मेजॉरिटी को रखना है, ऐसा भीमराव अंबेडकर का मानना था। इसके लिए ही उन्होंने एक मेजॉरिटी कंट्री में माइनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखे ताकि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मेजॉरिटी ना कर पाए। तो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, उनके राइट्स जो हैं वो इंटैक्ट रह सकें, उनका कल्चर कस्टम मैनर जो है वो प्रिजर्व कर सकें, उसे प्रमोट भी कर सकें, इसके लिए। फिर आरोप अक्सर लगाए जाते हैं प्रीएम्बल के उन सेक्शंस को लेकर के जिसमें इक्वलिटी का जिक्र आता है, जस्टिस की बात आती है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये हमेशा चर्चा पे रहता है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये बात चर्चा में रही कि भाई प्रीएम्बल को भी बदला जा सकता है। हालांकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक प्रीएम्बल बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसे आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानते हैं, तो उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी के अंदर कवर होता है, तो उसे आप उस लेवल पर अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको अलग अलग सांसदों के मुंह से ये सुनने को मिलता होगा, या कई विधायक हैं राज्यों के, वो ये कहते होंगे कि जो प्रीएम्बल है उसे बदला जा सकता है। नागरिकता को लेकर के ये मुद्दा काफ़ी प्रोमिनेंट रहा, तो इसमें भी उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन है, बोरोड है, इसको लेकर के भी बहुत सी बहस रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन टारगेट पे रहता है, और नेचुरली जिस असेंबली ने उसे बनाया फिर वो टारगेट पे है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से आया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म है, हम उनको अच्छे से समझेंगे, हर चीज़ का तर्क आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। पहला क्रिटिसिज्म ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्या आधार है ये कहने का? ये कहने के आधार ये हैं कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को जनता ने नहीं चुना सीधे, यानी कि लोगों ने वोट नहीं डाली, ये एक चीज़। तो फिर उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को किन्होंने चुना? उनको चुना उस समय में एग्जिस्ट कर रही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने। तो ये हो गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरा आरोप ये लगता है कि ये जो हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो हुए, जिसमें जनता ने सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं चुने, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने। दूसरा आरोप यह है इसमें कि इसका फ्रेंचाइज़ बहुत लिमिटेड था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के बेसिस पे नहीं हुए। चलिए ये भी मान लेते हैं कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना, कोई बात नहीं, पर वो अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के बेसिस पे चुने जाते, यानी कि लेजिस्लेचर के मेंबर भी अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर भी अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के तौर पर चुने जाते कि जितने भी सभी एडल्ट कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको वोटिंग का राइट है, तो भी हम मान लेते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि जो खुद उस समय की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, उनको चुनने के लिए, उनको वोट करने के लिए जो इलेक्टोरेट थे उस समय, वो बहुत ही लिमिटेड थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, क्वालिफ़िकेशंस थी, टैक्स था, एजुकेशन था, प्रॉपर्टी थी, तो बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए कि उनको वोटिंग का राइट मिल पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो सारे लोग सिटीजन बन ही नहीं पाए। तो इसकी वजह से अब ये कहा जाता है कि एक तो
फ्रेंचाइज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, यूनिवर्सल नहीं था। दूसरा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं, ये आधार है क्रिटिक्स का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। अगर ध्यान से सोचें तो क्या रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अहम भूमिका निभा रही है संविधान के विकास में। ये पहली चीज़ कि संविधान का जो विकास हुआ उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का, फ्रीडम स्ट्रगल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो उसी से उभर करके आया है संविधान कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी भारत को स्वायत्तता प्रदान करने को लेकर के, भारत की फ्रीडम इंडिपेंडेंस को लेकर के जो भी मांगे रखी जाती थी अंग्रेज़ों की तरफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा, अंग्रेज़ फिर उस विषय में जो भी रिफॉर्म्स लाते थे या जो भी कंसेशंस देते थे, वही धीरे धीरे संविधान के रूप में विकसित हुआ। तो ऐसे में ये जो नेशनल मूवमेंट है, इस नेशनल मूवमेंट की बात करें तो उसमें मेजॉरिटी रोल जो प्ले हो रहा है वो कांग्रेस का हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जब मैं यहाँ पर कांग्रेस की बात करता हूँ तो उसे आप आज की पार्टी के तौर पर मत देखिए। कांग्रेस एक तरह की मूवमेंट थी, वो एक मूवमेंट के तौर पर काम कर रही थी जिसमें कई विचारधारा के लोग आ जाते थे, प्रत्येक विचारधारा उसमें रिजेंबल हो रही थी। वो बात अलग है कि कांग्रेस के सेशंस में किस विचारधारा को माना जा रहा है या नहीं। एक समय में सुभाष चंद्र बोस भी उनसे अलग हुए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन एक लंबे समय तक भिन्न भिन्न विचारधाराएं कांग्रेस के भीतर आपको नज़र आएंगी। तो कांग्रेस अपने आप में एक मूवमेंट है, एक आंदोलन के तौर पर आपको नज़र आ रहा है, जिसे आप पार्टी के तौर पर जानते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो वो जिम्मेदार है काफ़ी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के आने में, और वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी बड़ा रोल, या कह लीजिए कि मेन रोल ही इंडियन नेशनल कांग्रेस प्ले कर रही है। और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, उनमें से अधिकतर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में वही इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी सीट्स लेकर के जाती है और मिनिस्ट्रीज फॉर्म करती है। तो यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में कांग्रेस का दबदबा था, और उसकी वजह से ही ये कहा जाता है कि कांग्रेस के ही मेंबर चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, क्योंकि उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कांग्रेस के ही मेंबर एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव जीते 1937 में। बट मुद्दा ये है, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो नेशनल मूवमेंट एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें कांग्रेस की भूमिका एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी वजह से 1937 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को वोट डाल करके जिताया, और अल्टीमेटली कांग्रेस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में मिनिस्ट्री फॉर्म करने में कामयाब हुई। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं है कि भाई आज चुनाव हो रहे हैं और एक कैंडिडेट चुनाव प्रचार कर रहा है, उसमें वो खड़ा हो गया और लोग जाकर के सीधे उसे वोट डाल रहे हैं, तो यही रिप्रेजेंटेटिव हो गया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। कांग्रेस के कैंडिडेट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कैंडिडेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने, यकीनन ही उस समय जनता को फेस नहीं कर रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव थे, यकीनन ही जनता ने सीधा उन्हें वोट नहीं डाला। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये जो मेंबर थे, ये कोई रातों रात खड़े नहीं हुए, ये यकायक नहीं आ गए। ये लंबे आंदोलनों से, पिछले कई सालों से, कई डेकेड कह लीजिए, कई डेकेड से एक तरह की जनता के बीच में रह करके, जनता की राय को समझ करके जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के सामने। इन्होंने कई बार जेल गए, इन्होंने कई आंदोलन छेड़े, कई बार सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, कई आंदोलनों की बात, बारदौली की बात कर लें, खेड़ा की बात कर लें, चंपारण की बात कर लें, जितने भी आप उठा करके देख लें, ये उनमें हिस्सेदार रहे हैं। जैतों का मोर्चा देख लें, अकाली मूवमेंट की बात कर लें, तो मुद्दा ये आ जाता है कि वो क्या था, वो जनता के बीच ही तो थे। हर तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर तरह के आंदोलन हो रहे हैं, और वो जनता की राय को ब्रिटिश सरकार के सामने रख रही है। तो ये तो ज़्यादा बड़े रिप्रेजेंटेटिव हुए जनता के कि जिस समय में रूल बहुत ही टायरेनिकल था, यानी कि गवर्नमेंट एलियन थी और वो आपको रुथलेसली सप्रेस करती थी, उस समय में ये सड़कों पर खड़े थे लोगों की मांगों को लेकर के। ये लोगों से उठे हुए लोग हैं, लोगों के बीच गए हुए लोग हैं, लोगों की मांगों को ज़मीन पर लेकर के आने वाले लोग हैं और अंग्रेज़ों के सामने रखने वाले लोग हैं। इसी की वजह से एक स्वतंत्रता संग्राम खड़ा होता है, और फिर उनको प्रमाणित किया लोगों ने ही वोट डाल करके 1937 के इलेक्शन में। चाहे फ्रेंचाइज लिमिटेड था, लेकिन 1937 की कांग्रेस की सरकारें अच्छी चली हैं, वो इसलिए ही चल पाई क्योंकि लोगों
लोगों ने उनकी नीतियों को स्वीकार किया। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके बाद कांग्रेस की सरकारें यदि वहाँ पर अच्छी ना चली होती 1937 से 1939 तक, तो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया, उस आह्वान में इतना बड़ा जनसंग्राम नहीं खड़ा होता अगर कांग्रेस की सरकारें बेहतर काम ना कर रही होती, जनता को रिप्रेजेंट ना कर रही होती। तो कुल मिलाकर के रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही लॉन्ग टर्म था, एक बहुत ही बड़े स्तर पर नेता जनता से ही उभर करके आए थे और फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही आकर के बैठे। और ये प्रमाणित होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए नेता जब फाइनली भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, उसके बाद जब पहले आम चुनाव होते हैं और मई 1952 में जो पहला पार्लियामेंट बनता है अपर और लोअर हाउस के साथ, इसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस डोमिनेंट रही। तो जनता के सामने कांग्रेस सीधे भी गई और कांग्रेस ने सीधे इलेक्शन फेस किए हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोटिंग हुई है। तो अगर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है और उसके ठीक 6 साल के बाद देश में आम चुनाव हो रहे हैं पार्लियामेंट के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसमें सीधे चुनाव प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें भी तो डोमिनेटिंग पोजीशन कांग्रेस की ही थी पार्लियामेंट में। और उसके बाद वाले आम चुनाव में भी उसके बाद तो 1967 तक कांग्रेस की मोनोपोली रही है सेंटर और स्टेट में। वो इसलिए रही कि नेता रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता उसे चुन रही है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी वही लोग थे, तो एक तरह से वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पर काम कर रही थी। ये एक एस्पेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह आ जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये है कि आप जनता के नुमाइंदे के तौर पर जनता के जो प्रश्न हैं, जनता की जो एस्पिरेशंस हैं, जनता के जो दुख हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनको आप आगे रखेंगे। और उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हों, चाहे वो जनता के बीच के नेता हों, चाहे फिर वो लेखक हों, चाहे वो कोई आंदोलनकारी हों, चाहे किसी तरह के वो कोई स्कॉलर हों या किसी तरह के व्यापारी हों, जितने भी उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेता थे वो सभी ऑर्गेनिक बहुत लंबे समय के अभियानों से उठ करके आए थे और जनता के कठिनाइयों को, जनता की एस्पिरेशंस को उनसे बेहतर उस समय में देश में कोई नहीं समझ पा रहा था। तो वो जागरूक थे, पढ़े लिखे थे, अधिकारों के विषय में जानते थे, जनता के हितों को उठाना समझते थे। और लंबे समय से कांग्रेस के हर साल हो रहे सेशन में अलग अलग सेशंस में रेजोल्यूशन पास करके मांगे उठाई गई। ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसके द्वारा 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया है। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1931 में कराची रेजोल्यूशन के दौरान फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। इसी कांग्रेस के द्वारा फैजपुर रेजोल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की गई। तो मुद्दा ये आ जाता है कि कांग्रेस के वो सेशन अपने आप में जनता की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते रहे कि क्या चाह रहा है देश का किसान, क्या चाह रहा है वर्कर, क्या चाह रही है इंटेलेक्चुअल सेक्शन और किस तरह से हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। तो एक लंबा अभियान था रिप्रेजेंटेशन का। और चाहे अपनी लेखनी के माध्यम से हो, दादा भाई नौरोजी की बात अगर हम करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो नहीं थे, लेकिन अगर हम उनकी बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, चाहे अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए इस्टेब्लिश किया था, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसे उजागर किया। तो इसने भी तो जनता को ही रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से फार्मिंग कम्युनिटी बर्बाद हुई, किस तरह से हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन सेक्शन बर्बाद हुआ, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया गया है ब्रिटेन की तरफ। तो ये सब जब ज़मीन पर ला करके रख दिया है सामने जनता के, तो आंदोलन उठ खड़े होने का एक आधार बनती हैं इस तरह की रिसर्च, इस तरह की लेखनियाँ, फाइंडिंग्स। तो एक तरह से ये जनता को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, तभी इन चीज़ों को लिख पा रहे हैं, उनके दुख को, उनके मर्म को समझ रहे हैं, उन प्रक्रियाओं को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बॉडी रिप्रेजेंटेटिव थी और कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया भीमराव अंबेडकर रिप्रेजेंटेटिव थे। लंबे समय से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तौर पर, शेड्यूल कास्ट के नुमाइंदे के तौर पर वो खड़े थे। शेड्यूल कास्ट की बढ़ोतरी के लिए, उसके विकास के लिए वो काम कर रहे थे। पूना पैक्ट हुआ उनके बीच में और गांधी जी के बीच में। तो इन भीमराव अंबेडकर से बेहतर और कौन सा कैंडिडेट हो सकता था उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो तो लंबे समय से अभियान चला रहे थे। ये वही लोग थे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मोर्चे इन्होंने संभाले हैं, अंग्रेज़ों के साथ 1-on-1 मीटिंग्स इनकी हुई हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने अटेंड की थी, कई तरह के प्रोटेस्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, कई तरह की लेखनियाँ इनकी रहीं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठे हैं, तो मात्र ये बात कहना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए और दूसरा फ्रेंचाइज लिमिटेड थी इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो मैंने बताया कि प्रमाणित हो गया जब बाद में आम चुनाव हुए 1952 में,
1951-52 में। और दूसरी बात, लंबे आंदोलनों से उठ खड़ी हुई शख्सियतें थी, ये रातों रात नहीं बने थे, ये जनता को रिप्रेजेंट ही कर रहे थे। तो संविधान दिया, और संविधान इतना माकूल है कि अब तक की बात करें तो लगभग 75 साल होने को आए हैं आपको, और उस संविधान के माध्यम से अगर आप देखें तो आपको कुल अब तक की बात करें तो 100 के लगभग आपको अमेंडमेंट करनी पड़ी है। तो ये बताता है, प्रमाणित करता है कि वो लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए संविधान के तहत से चल रहा। संविधान सबसे ज़्यादा टारगेट पे इसलिए भी रहता है कि एक टायरैनिकल स्टेट और जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, इनके बीच में यदि कोई खड़ा है, गवर्नमेंट की टायरेनी और लोगों के बीच में यदि कोई खड़ा है तो वो संविधान होता है, इसलिए उसे हमेशा टारगेट पे लिया जाता है। इनफैक्ट सरकार के नुमाइंदे ही उसे टारगेट पर ले लेते हैं, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। नॉट ए सॉवरेन बॉडी। दूसरा आरोप ये लगाया जाता है कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं था। ये इसलिए लगाया जाता है कि ये ब्रिटिशर्स के दिए हुए प्रावधान यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रपोज किया गया और उसके तहत बनाया गया। दूसरी बात कि इसकी सभी मीटिंग जो हैं वो ब्रिटिशर्स के परमिशन से होती थी। ठीक है, मुद्दे की बात ये आ जाती है कि ब्रिटिशर्स के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यकीनन ही ये बनाया गया हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान खुद भारतीय आंदोलन के दबाव में अंग्रेज़ों ने भेजा था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में यदि आता है 1946 में, तो वो ब्रिटिशर्स की कोई ऐसी अपनी बहुत खुशी नहीं थी। ब्रिटिशर्स मजबूर थे उस समय में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वार 2 के हुए उनको नुकसान, यूरोप में पूरी तरह से बिखर चुकी अर्थव्यवस्था और भारत में खड़े हो रहे ज़बरदस्त आंदोलन और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को वो दोहराना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर चल रहे कम्युनल वायलेंसेस, उनके खुद की मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सेफ़ महसूस नहीं कर रही थी। और अब इंडिया उतना ल्यूक्रेटिव भी नहीं रह गया था, प्रोडक्टिव भी नहीं रह गया था, क्योंकि हमारे नेता जागरूक हो चुके थे और वो मांग उठाते थे कि भाई जो भी खर्चा अंग्रेज कर रहे हैं उसका ब्यौरा पेश होना चाहिए। और क्योंकि उस समय तक ताकत मिल चुकी थी लेजिस्लेचर्स को फाइनेंस बिल के ऊपर, बजट के ऊपर बात करने की, सवाल करने की और फंड सेंक्शन करने की। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सॉवरेनिटी की बात क्या, कैबिनेट मिशन प्लान खुद भारतीयों के दबाव में ही अंग्रेज लेकर के आए हैं। और उसके तहत कैबिनेट मिशन प्लान ने एक योजना प्रस्तुत की जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनाव के माध्यम से बनी। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कार्यवाही में उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो HC मुखर्जी हुआ करते थे। तो ये एक इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। और अगली बात, थोड़े ही समय के बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और उस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद बॉडी वैसे भी सॉवरेन हो गई। उसको हर तरह के ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट को ख़त्म करने का, उससे जुड़ी अमेंडमेंट्स को ख़त्म करने का और भारत के विषय में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार मिल गया। और उसी अधिकारों को उसने इस्तेमाल किया, जिसके तहत मई 1949 में इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को सैंक्शन किया, अप्रूव किया, रेटिफाई किया। वो इसलिए ही कर पाए, भारत की यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की मेंबरशिप को रेटिफाई इसलिए कर पाए, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को, क्योंकि ये एक सॉवरेन बॉडी के तौर पर एग्जिस्ट कर रही थी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्ट दे करके बनाया गया, और ब्रिटिशर्स की कहने पर मीटिंग होती थी ऐसा नहीं, उस समय में एक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रही है और उस एडमिनिस्ट्रेशन में खुद एक अंतरिम सरकार है और उस अंतरिम सरकार में भारतीय हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस समय में, अंग्रेज़ों के समय में, 1946 की बात आपको बता रहा हूँ, एक इंटरिम गवर्नमेंट है, जैसे अंतरिम सरकार कहते हैं, और उसमें भारतीय ही हैं। और उस समय में उसे आप ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहे हैं, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस समय की। और उसके अकॉर्डिंग अगर डेट्स और मीटिंग्स डिसाइड हो रही है तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसी के अकॉर्डिंग तो डिसाइड होगी। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है और वो मेंटेन कर रहे हैं। तो आप उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहें, जैसे कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहे हैं, उसमें नुमाइंदे तो भारतीय हैं। तो कुल मिलाकर के मीटिंग्स उनके कहने पर होना, और फिर ये एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। इसके तहत आप ये कहें कि वो बॉडी सॉवरेन नहीं थी, इट इज़ नॉट करेक्ट। बॉडी सॉवरेन यहाँ से पता लगती है कि क्या उन्हें किसी तरह से संविधान बनाने में कोई रोक पैदा की जा रही थी, ऐसा नहीं था। वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लेते हैं। पहली बात, वो 64 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। वो 60 देशों के संविधानों को खंगाल डालते हैं। वो हर तरह के प्रावधान के ऊपर डिस्कशन, डिबेट करते हैं। नवंबर 2018 से शुरू होकर के नवंबर 1948 से शुरू होकर के अक्टूबर 1949 तक क्लॉज बाय क्लॉज एक बात पर डिस्कशन होती है, लगभग 11 महीनों तक। ये नहीं हो सकता अगर एक बॉडी सॉवरेन ना हो। लगभग पहली बार फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश करके 8 महीने के लिए जनता में भेजा गया। उसके बाद अक्टूबर में दोबारा सेकेंड ड्राफ्ट तैयार करके वहाँ पर डाला गया अक्टूबर 1948 में, और फिर फाइनल थर्ड ड्राफ्ट नवंबर 1948 में प्रेजेंट होता है।
तो 3-3 ड्राफ्ट जिसके आ रहे हैं, जनता में रायशुमारी के लिए जा रहा है, हर तरह का क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया जा रहा है, 1 साल तक जिस पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो रहा है और सभी मेंबर्स के जिसके ऊपर सिग्नेचर हो रहे हैं, सिर्फ एक मेंबर को छोड़ करके बाकी सबके सिग्नेचर हो रहे हैं, तो ऐसा कहना कि वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, दिस इज़ नॉट करेक्ट। उसी बॉडी ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपके देश का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, उसी बॉडी ने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, उसी बॉडी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया, उसी बॉडी ने भारत की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया। तो वही बॉडी को प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर भारत में एग्जिस्ट कर रही थी और उसने कानून देश के लिए बनाया और उसी बॉडी के तहत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया 1951 में। तो ये कहना कि वो सॉवरेन बॉडी नहीं थी, यह गलत है। वो एक सॉवरेन संप्रभु बॉडी की तरह एग्जिस्ट कर रही थी और काम कर रही थी, इसमें कोई संशय नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, ये कहा जाता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लगभग 3 साल के अराउंड इसने समय ले लिया और क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो 4 महीने में बन गया। देखिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कितने समय में बनेगा ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अमेरिका ने कितने समय में बना लिया, बहुत से एस्पेक्ट को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आज की डेट में आप बात करें अमेरिका और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्या आपको अंतर नज़र नहीं आता? पॉपुलेशन का साइज़ क्या था अमेरिका का और इंडिया का? पहली चीज़, देश के लिए संविधान बनाना था, देश की जनता के लिए बनाना था। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा था, इंडिया का संविधान कब बन रहा था? 1947 की कहानी है। अमेरिका में रेवोल्यूशन कब आया? 1776 की कहानियाँ हैं। 1776 में एक कंट्री का रेवोल्यूशन हो चुका है और इंडिया में 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। लगभग भारत से 180-190 साल पहले वहाँ पर रेवोल्यूशन हो चुका था। ये दूसरी बड़ी बात। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, इंडिया की डाइवर्सिटी और अमेरिकन डाइवर्सिटी में कितना डिफरेंस है। जनता का डिफरेंस तो छोड़िए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो कोई मेल ही नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी का कितना डिफरेंस है। कौन सा ऐसा धर्म है जो भारत में नहीं पाया जाता, कितने प्रकार की भाषाएं हैं, कितनी बोलियां भारत में एग्जिस्ट करती हैं और जोग्राफिकली कितना डाइवर्स रीजन के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। गरीबी के तौर पर भारत उस समय अमेरिका से कहीं पर भी कंपेरेबल नहीं था और भारत ज़बरदस्त तरीके से एक कॉलोनी के तौर पर उभर करके आया था। अभी उसे आज़ादी मिली थी और साथ ही में उसे संविधान बनाने का काम करना था और अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय 1776 में ही अमेरिका खुद को ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर मुक्त करा चुका था। तो कुल मिलाकर के इन सभी क्लॉजेस को देखें तो इस हिसाब से यदि आप देखें भारतीय जनता, भारतीय विविधता, डाइवर्सिटी और भारत में रह रही माइनॉरिटीज़ के कंसेप्ट्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन के राइट्स को लेकर के भारत में एग्जिस्ट कर रही डेमोक्रेसी, जो कि भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिस्टम के साथ पहले दिन से ही अपनाई है, जिसमें सबको वोट करने का अधिकार दिया गया और उसमें भी आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत इलेक्शन करा रहे हैं, वो भी पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, दोनों कनेक्ट होकर के चलती हैं। तो कितना कम्प्लेक्स सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसके बावजूद भारत ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाया, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर यह कहना कि ये टाइम कंज्यूमिंग, इट वॉज कम्प्लीटली लॉजिकल। टाइम कंज्यूम करने का उन्हें कोई शौक़ नहीं था, जनता से रायशुमारी लेना ज़रूरी थी, लिटरेसी का लेवल ज़बरदस्त था, लोगों तक संविधान के उन कॉपीज़ को ले जाना ज़रूरी था, उन पैम्फलेट्स को ले जाना ज़रूरी था, लोगों को समझाना ज़रूरी था, एक एक चीज़ अंडरस्टैंड कराना लोकल लेवल पर लोगों की भाषा में और फिर उनसे रायशुमारी कलेक्ट करके उस संविधान में परिवर्तन प्रपोज करना, इस प्रक्रिया में समय लगा। 8 महीने के लिए तो वह जनता की डोमेन में ही रहा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन कितने कम समय में बना है ये नहीं बताता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना महान है या कितना रिप्रेजेंटेटिव है। वो कितना समय ले रहा है उसमें यह देखना जरूरी है कि कितने समय के लिए वो अंडर कंसिडरेशन रहा, कितने समय के लिए वो जनता के बीच रहा और उसके क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग में कितना समय लगा। लगभग 11 महीने का समय क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग में लगता है, लगभग 8 महीने के लिए वो जनता के बीच रहता है। ये सारी चीज़ों को यदि जोड़ा जाए तो 11 साल तो जाकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन में वो कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या हर्ज है? तो ये अच्छी बात है। जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा, जितना ज़्यादा छन करके उभर करके आएगा, उतना देश के हितों में वो काम करेगा। डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, इसमें क्या आपत्ति है भाई? कांग्रेस डोमिनेटेड था, नेचुरल सी बात है। कांग्रेस को उस समय में अगर 296 सीट्स एग्जिस्ट कर रही हैं ब्रिटिश इंडिया में, जिसे ब्रिटिश प्रोविंस कह करके हम जानते हैं, उसमें से कांग्रेस की अकेले 208 सीटें आ रही थी। 208 सीटें अकेले कांग्रेस लेकर के जा रही है 296 सीट्स में थे। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड होगा। और उसके बाद हुआ ये कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, वो जो 296 सीट्स थी वो वैसे ही घट गई। टोटल 389 की असेंबली जो थी उसमें से 299 की असेंबली रह गई और वो 299 की असेंबली में 229 जो हैं वो सीट्स रह गई टोटल 296 की बजाय। 296 पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, अब 229 रह गई। तो कांग्रेस
एक पार्टी के तौर पर मत, वो कांग्रेस है जो 1885 में फॉर्म हुई और एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ब्रिटिशर्स को देने की शुरुआत हुई, ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो कांग्रेस है जिसने लंबे समय से मूवमेंट के तौर पर काम किया, बहुत से वर्गों को अपने साथ जोड़ा, अलग अलग भारत भर में अलग अलग जगहों पर सेशन रखे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर देखेंगे तो लगेगा कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो भारत की आज़ादी के बाद, जब भारत में आम चुनाव हुए उसके बाद भी 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेशन था।